गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट प्रथम पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा का एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है पुनर्जागरण। सबसे पहले हम पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या रही इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः पुनर्जागरण पिछली कई शताब्दियों का परिणाम था। पुनर्जागरण कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं थी। इस क्षेत्र में फ्रांस के पीटर आबेलॉर, इंग्लैंड के रोजर बेकन, इटली के दांते आदि व्यक्तियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करके मानव की दुर्बलताओं को पहचानने की प्रेरणा दी। ऐतिहासिक दृष्टि से काल विभाजन वास्तव में नितांत असंभव सी चीज है। इसमें संदेह नहीं कि 13वीं शताब्दी की गणना मध्य युग के अंतर्गत करनी चाहिए। इससे सभी इतिहासज्ञ सहमत है, किंतु मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या इस युग में केवल अज्ञान और आलस्य का ही एकाधिकार था? निश्चय ही नहीं। यानी मध्य युग से पहले भी पुनर्जागरण के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। यूरोपीय इतिहास की विवेचना के संदर्भ में पुनर्जागरण काल मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं शताब्दी तथा विशेष रूप से 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के बीच माना जाता है। पुनर्जागरण शब्दावली से उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में इस काल में मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। इतिहासकार हेज ने पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए कहा था कि पुनर्जागरण शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म है, का प्रयोग दुर्भाग्यवश मध्यकाल के आधुनिक में परिवर्तित होने की संपूर्ण अवधि के लिए किया जाने लगा, जबकि इस काल में आधुनिक यूरोप की राजनीति और अर्थशास्त्र तथा वैज्ञानिक संभावनाओं पर बल देने वाले कला और ज्ञान के शास्त्रीय रूप को पुनर्जन्म मिला था। पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ, जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि के क्षेत्र में परिलक्षित हुआ। अब हम पुनर्जागरण के कारणों का अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण के कारणों में हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कारण हम लेते हैं धर्म युद्ध, जिसको इतिहास में क्रूसेड की संज्ञा भी दी गई है। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए युद्ध, जो ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थस्थल जेरूसलम को लेकर मुसलमानों यानी सल्जुक तुर्कों और ईसाइयों के बीच हुए, इन युद्धों को धर्म युद्ध या क्रूसेड की संज्ञा दी गई। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूर्व के लोगों के साथ संपर्क प्रारंभ हुआ। धर्म युद्ध ने यात्राओं तथा भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। धर्म युद्ध में भाग लेने वाले व्यक्ति नए लोगों से मिले और उन्होंने उनसे नए विचार ग्रहण करने प्रारंभ किए। इस प्रकार इन धर्म युद्धों ने नवीन विचारों का प्रसार करके तथा पुराने विचारों, अंधविश्वासों एवं संस्थाओं को क्षति पहुंचाकर महत्वपूर्ण कार्य किया और उसी के फलस्वरूप पुनर्जागरण
संभव हो सका। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ, अरबी अंक, बीजगणित, दिग्दर्शन यंत्र और कागज पश्चिमी यूरोप में धर्म युद्धों के माध्यम से ही पहुंच पाए। दूसरा हम महत्वपूर्ण कारण लेते हैं व्यापारिक समृद्धि। पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण व्यापार का उदय भी था। धर्म युद्ध के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित होने प्रारंभ हुए। इससे व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण में 4 प्रकार से सहयोग दिया। पहला, यूरोपीय व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में पहुंचने लगे, जहां वे नए विचारों तथा प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए। जब वे अपने देश वापस लौटे तब वे नए विचारों को अपने साथ लेकर आए। दूसरा, व्यापार के विकास ने नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, आंग्लबर्ग आदि नगरों को जन्म दिया, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया। यूरोप के नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बनने लगे, जिससे वहाँ निरंतर विभिन्न देशों के व्यापारियों एवं यात्रियों का आना जाना प्रारंभ हुआ। इसके कारण विचारों का आदान प्रदान भी संभव हुआ और ज्ञान के विकास में सहायता मिलने लगी। इन नगरों के स्वतंत्र वातावरण ने विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहन दिया तथा तत्कालीन संस्थाओं एवं चर्च के प्रति शंका को जन्म देना प्रारंभ किया। इसी भावना से पुनर्जागरण के विकास को गति मिलने लगी। तीसरा, व्यापार के अत्यधिक विकास से व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रहित होने लगा। ये जो अत्यधिक धन संग्रह था, इस धन का उपयोग विद्यार्जन, नए नए विश्वविद्यालय खोलना, पुस्तकालय स्थापित करना, इसके अलावा कला और साहित्य को संरक्षण देना, उच्च कोटि का सृजन एवं विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण का सिलसिला प्रारंभ हुआ इसी अतिरिक्त धन से। तो इस प्रकार पुनर्जागरण को गति मिलनी शुरू हुई। चौथा, व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना करके उसके महत्व को कम करने की कोशिश की। चर्च, जो कि ब्याज लेने को पाप मानता था, इसका व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार चर्च की आलोचनाओं से पुनर्जागरण को एक नई गति मिलनी प्रारंभ हुई। पुनर्जागरण का तीसरा महत्वपूर्ण कारण कागज और मुद्रण यंत्र का आविष्कार। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के जोहेंस गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने एक ऐसी टाइप मशीन का आविष्कार किया जो आधुनिक प्रेस के समान ही थी। मुद्रण यंत्र के इस आविष्कार ने बौद्धिक विकास को एक नया मार्ग दिया। मुद्रण का आविष्कार होने के 50 वर्षों के अंदर ही पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो गई। अब पुस्तकें आम आदमियों तक पहुंचने लगी, पुस्तकों की कीमतें कम हुई। प्रसिद्ध विद्वान विल ड्यूरान ने लेखन कला के पाश्चात्य मुद्रण कला को ही इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है, जिसने बौद्धिक चेतना का सर्वाधिक विकास किया। इस प्रकार कागज एवं मुद्रण यंत्र ने पुनर्जागरण में आग में घी के कार्य के समान कार्य किया। चौथा महत्वपूर्ण कारण कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य
बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इससे पूर्व रोमन साम्राज्य का सदैव के लिए पतन हो गया था, किंतु उसके फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में जो ज्ञानोदय हुआ, उसके प्रभाव एवं प्रसाद ने नवयुग में के आगमन की सूचना दी। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप में पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्ग पर अब तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों के अधिकार होने से व्यापार भी रुक गया। यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री तथा गर्म मसालों की जबरदस्त मांग होने के कारण व्यापार के नए मार्गों की खोज को बढ़ावा मिलने लगा। कुस्तुनतुनिया पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन एवं कला का महान केंद्र रहा था। इस्लाम में नव दीक्षित तथा बर्बर तुर्कों के लिए इसकी न तो कोई उपयोगिता थी और न कोई महत्व था। अतः आजीविका की खोज में हजारों यूनानी विद्वान, दार्शनिक, कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में चले गए। अकेला कार्डिनल वेसारियो 800 पांडुलिपियों के साथ इटली पहुंचा। यही ज्ञान बाद में पुनर्जागरण का आधार बना। पांचवा महत्वपूर्ण कारण मंगोल साम्राज्य का उदय। 13वीं शताब्दी में चंगेज खां की मृत्यु के बाद कुबलई खां ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इसमें रूस, पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश शामिल थे। उसका दरबार विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों का केंद्र बना हुआ था। मंगोल राजसभा, पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, पेरिस, इटली तथा चीन के दस्तकारों, भारत के गणितज्ञों एवं ज्योतिषाचार्यों आदि सभी से सुशोभित रहा करती थी। इस अवधि में पिकिंग तथा समरकंद अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए थे। अतः इस युग में पूर्व एवं पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। संपर्क, विचार विनिमय और ज्ञान के आदान प्रदान का यूरोप के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया था। वहां से लौटकर उसने अपनी यात्रा का विशद विवरण लिखा। उसके यात्रा विवरण ने यूरोप वासियों के मन को लंबे समय तक उद्वेलित किया। प्रसंगवश यह उल्लेख भी समीचीन होगा कि मंगोलों के संपर्क से यूरोप को कागज एवं मुद्रण, इसके अलावा कुतुबनुमा तथा बारूद की सर्वप्रथम जानकारी मिली। कदाचित मौलिक ज्ञान के रूप में ही नहीं, बल्कि दूसरी जातियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को सभ्य जगत को प्रदान करने की दृष्टि से भी विश्व इतिहास में मंगोलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, जिसका लाभ अन्य देशों को भी मिलना प्रारंभ हुआ। थैंक यू। अगला वीडियो जल्दी हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।